कुड़ीमार गुरु परिवार। तो ये इस शीर्षक से देखिए आगे ये कहते हैं कि उधर अफ्रीका में, क्योंकि इनके यहाँ पे देखिए खानदान में या उस समय बड़ा क्रेज था, कहते हैं पंजाब के ज़्यादातर लोग दक्षिण अफ्रीका में भी जाते थे। तो उधर अफ्रीका में मलेरिया बुखार से मझले दादा जो इनके थे मालवा राम, जिनकी कंपनी भी चलती थी वहाँ पे, उनकी मृत्यु हो गई मलेरिया से। और छोटे दादा जो थे हीरा लाल, वो भी बीमार रहने लगे। उनकी रंगीन मिजाजी ने उन्हें खराब बीमारियों का शिकार बना दिया। हीरा लाल को उनकी रंगीन मिजाजी ने उनकी बीमारियों का शिकार बना दिया। भारत में जो उनकी पत्नी आत्मादेही और बेटी लज्जवा लजवा करके नाम था, उनकी रंगीन मिजाजी के भी किस्से ताई बताया करती थी। वे तो जन्मजात कृष्ण कन्हैया थे। फगवाड़े में एक पड़ोस की लड़की रोज दीवार फांद कर ऊपर छत पर रात में उनसे मिलने आती थी और पौ फटने से पहले वापस चली जाती। और जो इनके बड़े दादा थे, बड़े दादा करमचंद बेदी को पता लगा ये बात, यानी एक तो दादा हो गए इनके मजले मालवा राम, इनकी मृत्यु हो गई। और हीरा लाल इस प्रकार थे। और जो बड़े दादा करमचंद बेदी, इनको पता लगा कि अगले दिन उन्होंने इंद्र इंद्र यानी घर का सबसे जो पुराना नौकर था, उसे कहकर छत पर दीवार के साथ एक सीढ़ी लगवा दी, ताकि रात में वो लड़की कूद कर नहीं बल्कि सीढ़ी से उतर कर आ जा सके। कहीं लड़की की टांग वांग टूट गई तो हमारी और भी बदनामी होती। सही सलामत अपने घर लौट जाए, इसके लिए सीढ़ी रख दो। दादा ने आदेश देते हुए इंद्र से कहा था। ये उन दिनों के सामंती घरों का सलीका था। छोटे भाई की इच्छाओं के दमन की बात उनके सोच के दायरे से बाहर थी। मतलब ये वो लड़की मिलने आती थी, इनके दादा ने और बढ़ावा दिया। मर्दों के रंगीले स्वभाव से परिचित होने पर भी उनकी हरकतों का नजरअंदाज करना ही उस युग का अभिजात परिवारों का रिवाज था। मर्दों के लिए भोग की सहूलियतें हासिल करना मानो उस सदी का संपूर्ण लक्ष्य था। उस भोग्यवाद में कौन सीढ़ी बन रहा है, कौन बैसाखी, किसकी किसी को भी चिंता नहीं थी। पत्नी, माँ, बहन कोई भी सीढ़ी या बैसाखी का रोल अदा करने के लिए उपलब्ध थी, तत्पर थी, नहीं तो उन्हें तत्पर या उपलब्ध होना पड़ जाता। आज के उपभोक्तावाद और बाजारवाद में उन दिनों के इस सामंती ढांचे में कोई खास अंतर नहीं है। परिवारों व रिश्तों में इस सुविधावादी उपभोक्तावाद की अवधारणा पहले से ही कायम था। पूंजीवाद ने इसी सामंती सोच को आज अपना हथियार बनाकर उसका दायरा बढ़ा लिया और रुतबा भी। पुराने मूल्यों को नया चोला पहना दिया गया, उन्हें गौरवान्वित करके मार्केट में पेश कर बिकाऊ माल बना दिया। पहले ये सामंतों के विशेषाधिकार के दायरे में थे, किंतु आज कोई भी आम आदमी उन्हें खरीद सकता था। ये वही गुरु नानक के वंशज परिवार थे जो पैदा होते ही घर में बेटियों को मार दिया करते थे। बेदी वंश एक तरफ जहाँ गुरु परिवार और सिख जीवन दर्शन और जीवन शैली का सिरमौर था, वहीं बेटियों के मामले में कुड़ीमार कहा जाता था। कुड़ीमार मतलब मेरी तीनों बुआ बेदी वंश में जिंदा बेटियों की पहली पीढ़ी थी। बेदी परिवार में बेटियों को जिंदा नहीं रखने के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित थी। गुरु परिवार की बेटियां गुस्से वाली होती थी। गुरुओं की बेटियों को दूसरे कुल के लोग ब्याह कर लाने से इसलिए भी कतराते थे कि वे गुरु की बेटी से बर्तन कैसे मलवाएंगे या पाँव कैसे दबवाएंगे। उल्टे उनके पाँव ही सबको छूने पड़ेंगे। बर्तन नहीं मलेंगे तो घर का काम कैसे चलेगा। पाँव नहीं छूंगे तो बड़ों का आदर सूचक आचरण कैसे चालू रहेगा। संयुक्त परिवारों में खाना औरतें ही बनाती थी और बर्तन भी मांजती थी। नौकर रसोई में नहीं जाते थे। छुआछूत भी बहुत चलती थी। ब्राह्मण रसोइयां रखने की प्रथा राज परिवारों से साधारण मध्यम वर्गीय घरों तक प्रचलित हो चुकी थी। इसलिए बेटी का रिश्ता करके जिल्लत उठाने के बजाय उन्हें मार डालना ही लोग परिवारों के लिए सरल समझते थे। एक बाल विधवा के त्याग की कहानी दादी बड़ी चाव और श्रद्धा से सुनाती थी। वे बताती उन्होंने अपने पति को देखा नहीं था। 5 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। वे ससुराल में आकर जी रही पर लौटी नहीं। मरने के बाद ही घर के बाहर निकली। घर की चारदीवारी में उनका ही हुक्म, उनकी ही मर्जी चलती। वे ऐसी थी कि सबका ख्याल रखती। वे बहुत सुंदर भी थी और 5 साल की उम्र में आप समझ सकते हैं। कहती कि वे हमारे दादा के ताऊ की पत्नी थी, इनके दादा के ताऊ की पत्नी। उनके सामने कई बहुएं आई, बेटियां तो घर में थी नहीं, इसलिए बहुएं बेटियों के समान रहती थी। उनकी इज्जत भी बहुत होती थी। एक और कुछ सुनाया करती कि दादा के ताऊ 2 भाई थे। ताऊ की मृत्यु के बाद उनकी बाल विधवा पत्नी जब जवान हुई तो पूरे गांव में उसके रूप की चर्चा होने लगी। ताऊ के भाई को तो उनसे प्रेम और लगाव इतना बढ़ा कि वो उनसे शादी करने के लिए अड़ गए। ये क्षत्रिय परिवार की परंपरा की विरुद्ध था। देवर से बड़े भाई की पत्नी की शादी जाटों में प्रचलित थी, लेकिन क्षत्रियों में वर्जित थी। परिवार ने उनकी इजाज़त दी नहीं। वो साधु बनकर घर छोड़कर चले गए। उन दोनों भाइयों का वंश ही नहीं चला। एक मर गया, दूसरा बैराग लेके साधु बन गया। कितना त्रासद था ये सब, कितनी घुटन भरी रही होगी जिंदगी। कितनी मुस्कुराहटों को उन्होंने ओठों में मीच बंद कर दिया होगा। आंखों में भरे प्यार के उछाल को रोकने में शायद उन्होंने आंखें ही बंद कर ली होंगी कि कोई भाप ना ले उनके उमड़ते प्यार को। हो सकता है आंसू बनकर बह गया हो वह प्यार, या बंद आंखों में ही सोख कर उन्होंने उसे खत्म कर दिया हो। पति की मौत की तरह देवर के प्रति उमड़ी प्रीत को भी उन्होंने खुद ही कैसे मार दिया होगा। ये प्रश्न अनुत्तरित ही था। वह बैरागी देवर समाज की रूढ़ियों के प्रति विद्रोह नहीं कर पाया, परिवार से लड़ नहीं पाया, बस घर ही छोड़ दिया। पलायन ही उसके लिए रास्ता था। शायद उन दिनों विद्रोहियों को प्यार हासिल ना कर पाए तो साधु बन जाए, यही रास्ता था। राज शक्ति और धर्म शक्ति के विरुद्ध ना बोल सके तो बैरागी बन जाए, भक्त बन जाए।
क्या त्रासदी थी उस युग की? शायद भक्ति काल के कभी भी ऐसी परिस्थितियों के कारण भक्ति के आंदोलन में शामिल हुए होंगे। दादी ये कहानी प्राय सुनाया करती थी कि कुड़ीमार प्रथा के शुरू होने से पहले बेटी विदा करने के लिए बेदी खानदान से पिता बारात को गांव की छोर तक छोड़ने जाते थे। जहां लड़के वाले सरातियों से लौटने का आग्रह करते तो वे लौट आते। एक बार बेदी परिवार के यहाँ बेटी की विदाई के बाद पूरा का पूरा गांव जब गांव के छोर तक आया तो बेटे वालों में से किसी ने उन्हें लौटने के लिए नहीं कहा। चलते चलते 7 गांव पार हो गए। परिवार का मुखिया ये शपथ लेकर अपने गांव वालों को लौट के आया कि अब कोई बेदी परिवार अपने घर में लड़की जीवित नहीं रहने देगा। न लड़की होगी न अपमानित होना पड़ेगा। तब से लड़कियों को मारने की प्रथा हो गई। दाई घुट्टी में ही लड़कियों को अफीम चटा देती थी। मेरी बड़ी बुआ भागो पैदा हुई तो छोटे दादा और ताऊ जी अड़ गए कि बेटी को मारने नहीं देंगे। उनकी जिद के आगे परिवार को झुकना पड़ा और मेरी बुआ मरने से बच गई। बड़ी होने पर ये बड़ी बुआ भागो अपने शहर में अपने समय की सबसे बुद्धिमान औरत माने जाने लगी। कपूरथला के राजदरबार तक उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा होती। उनके बाद 2 बुआ और पैदा हुई जिन्हें मानने नहीं दिया गया। तब पापा जी का जन्म हुआ। ताऊ सबसे बड़े थे और पापा जी सबसे छोटे। बीच में 3 बहनें थे। यही परिवार मेरे संस्कार, प्रेरणा, विसंगति, विकृति, हिम्मत और हौसले के साथ-साथ जोखिम उठाने की दृढ़ इच्छा शक्ति का उद्गम भी था। संभवतः पीढ़ी दर पीढ़ी मारी जाती रही उन सद्यः जन्मी बालिकाओं की मुख कातर दृष्टि ही उसे जीवित रहने दी गई नई पीढ़ी की बालिका के मानस में विद्रोह का आग भर गई हो। वे विद्रोहिणी बन गई हो। बड़ी बुआ ने अपने परिवार में ही नहीं मोहल्ले के मर्दों को भी राय देने की कुव्वत पैदा की। छोटी बुआ लच्छी ने परंपरा के खिलाफ जाकर अपने बेटों के ब्याह अपने भाई की बेटी से करने का प्रस्ताव रखकर पूरे परिवार में हलचल पैदा कर दी। अपने बेटे द्वारा अपनी पहली पत्नी की संतान के प्रति निर्मम आचरण के विरुद्ध बीच वाला दुर्गा बुआ ने तो भूख हड़ताल करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। अलग से लंबी कथाएं उनकी। मुझे लगने लगा था कि मुझे भी विद्रोह का हथियार अपनाना ही होगा। इसलिए मैंने सभी परंपराओं के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। औरत को सुरक्षा चाहिए या प्यार? छोटे दादाजी की मृत्यु के बाद अफ्रीका में रह गए थे ताऊ जी और ताई जी। अफ्रीका का इफरात दौलत और स्त्री कामकारों की सुलभता ने सब पुरुषों का यास बना दिया था। बस मजले दादा ही संत जीवन व्यतीत करते थे। ताऊ जी के लिए हर रोज उनके रेस्ट हाउस में बदल बदल कर औरतें आती थी। पुराने नौकर इंद्र की मार्फत ताऊ जी अफ्रीकन लड़कियों को पटाते थे। इंद्र जानबूझकर चिढ़ाने के लिए ताई को सबके बारे में बताता था। हालांकि ताई बहुत गोरी थी लेकिन सामंतवादी पुरुष को जब लत पड़ जाए नहीं नहीं औरतों की तो गोरी हो या काली, छोटी हो या बड़ी, मोटी हो या दुबली, उसे फर्क नहीं पड़ता, बस एक अदद नई औरत होनी चाहिए। ताऊ जी की भी यही जिद थी। ताई जी हस्तक्षेप करती तो मार खाती। मझला बेटा गोद में था, वे उसी के लालन पालन में मन लगाती। इधर ताऊ जी की बड़ी बेटी माया की शादी पापा जी और दादाजी ने धूमधाम से कर दी थी। लड़का आईएएस, लंबा चौड़ा था, थोड़ा सांवला पर सुंदर था। वो फिरोजपुर के नामी वकील का बेटा था। अफ्रीका में गंदी चल रही थी इसलिए वहां से पैसा आना मुश्किल था और ताऊ जी को छोड़कर सबकी मृत्यु वहां पे हो चुकी थी। ताऊ जी का आना भी कठिन था इसलिए शादी का इंतजाम पापा जी को ही करना था। बीवी जी के जेवर बेच दिए गए। बीबी जी ने खुशी खुशी गहने लाकर दादी को दे दिए थे। दादी बताती थी कि उनका कलेजा फटा जा रहा था बहू के गहने बेचते वक्त, लेकिन वक्त का तकाजा था। क्या करे, कभी नाव पर आदमी तो कभी आदमी पर नाव। ताऊ जी की बेटी माया की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। उनके पति को ससुर अकेले ही लंबे अरसे तक कहीं दूर भेज देते थे। वे माया बहन को यह भी नहीं बताते थे कि उनका पति कहाँ है। माया बहन को बहुत ही सुंदर बेटी हुई, फिर दूसरा बेटा हुआ जो था सांवला पर नाक नक्श अच्छे थे। 2 बच्चों के पैदा होने के बाद ही माया बहन को पता चला कि उनका पति पागल है। पति को दौरा पड़ने पर उनके पिता बाहर भेजा करते थे। ठीक होने पर घर ले आते थे। उनके पति का गुपचुप इलाज भी चलता था। घर में झगड़ा और क्लेश बढ़ने लगा। बहन को लगता उसके साथ धोखा हुआ। वे उसे अन्याय और पति को भूलने की तैयार नहीं थी। इसलिए अन्याय का बदला वे ससुर थे तो नहीं, बच्चों के बाप यानी अपने पति से लेती थी। तकरार से उनके पति के पागलपन के दौरे पड़ने की अवधि घट जाती। दौरों के बीच किसी अवधि में बच्चे पैदा होते रहे। जब पति को पागलपन के दौरे पड़ते तो माया बहन अपने बच्चों को लेकर पापा जी के पास मैके आ जाती। इसी तरह 6 बच्चे पैदा हो गए, 3 बेटे 3 बेटियां। और फिरोजपुर में उनकी जमीनें बहुत थी। मायके वालों ने भी सब्र कर लिया था। पापा जी इस रिश्ते के लिए खुद को जिंदगी भर दोषी मानते रहे। वे ही लड़का देखने गए थे और धोखा खा गए थे। ताऊ जी उस समय अफ्रीका में थे। आमतौर से भारतीय परिवारों में औरत के लिए मर्द के प्यार के बजाय औरत की सुरक्षा ज्यादा जरूरी होती थी। बहन के ससुर एक नामी वकील थे पर वे भगत सिंह के खिलाफ अंग्रेजों के वकील की टोली थे। लोग कहते थे मारगई साहब का बेटा पागल हो गया है। उनके कुकर्मों यानी भगत सिंह को फांसी दिलवाने का फल उन्हें मिला। इस पागल बेटे और मारगई साहब के स्वार्थ ने एक युवा लड़की के सपने को नष्ट कर दिया। तब मेरी बहन से कहा जाता जायदाद तो बहुत है,
फिर क्यों दुखी होती है? अपने बच्चों को उसी के सहारे पाल-पोष लेना है, इकलौता बेटा है बाप का, कोई हिस्सेदार भी तो नहीं है, कौन-सी चीज़ की कमी है? उस सदी की औरतें तो और भी अधिक इस नज़रिए की पुष्टि करती। दरअसल उस सदी की सबसे गैर ज़रूरी चीज़ थी प्यार। इसलिए असली चीज़ तो ज़मीन, जायदाद, घर-बार, रिश्तेदारी यही सब था। रिश्तेदारियाँ भी जायदाद से जुड़ी थी। किससे किसको कितना प्यार मिलता ये ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी था किसको कितना जायदाद मिले, धन मिले। यही निर्णायक रिश्ता था बनने-बिगड़ने या बरकरार रखने का। आपसी रिश्तों में लेन-देन की निर्धारित दरें होती, कब किसको किसके शादी-ब्याह में मरने पर या पैदा होने पर कितने रुपए देने हैं और वैसे ही कार्यक्रम में उसी दर से लौटने यह सब तय रहता। यही रिश्तेदार या गोतियाँ जिंदगी भर परस्पर प्रेम, घृणा और एक-दूसरे से डाह, ईर्ष्या व द्वेष से भरे रिश्ते निभाते तो थे, किंतु वे रिश्तों का फर्ज पूरा नहीं करते थे। उस सदी का नज़रिया और आचरण आज भी कमोबेश वैसा ही है और है भी। आज भी पहली प्राथमिकता जो है पैसे को ही दिया जाता है, धन-दौलत कितना है। ये धरती मर्दों को खा जाती है। उधर अफ्रीका में ताऊ जी की बीमारी बढ़ती गई पर उनकी लत नहीं छूटी, ना शराब की ना औरत की। गौरा ताई को 6 मास का गर्भ था, मंझला बेटा 2 वर्ष का हो गया था। ताई भी ज़्यादा उठ बैठ नहीं सकती थी। ताऊ ने उन्हें पास आने से मना कर रखा था। इंद्र ही ताऊ जी के पास रहता था, उसी के माध्यम से डॉक्टर के मना करने पर भी वे छिपा कर शराब मंगवाती। इंद्र का तर्क था जब मरना ही है तो मरने वाले तरस कर क्यों मरे। एक दिन ताऊ जी की हालत बुरी बिगड़ गई। जब गौरा ताई को खबर लगी तो देर हो चुकी थी। औरतों को इस हद तक गैर जरूरी समझना कि अंतिम समय पर भी पति के पास पत्नी का जाना जरूरी न समझा जाए, समाज की क्रूर मानसिकता का परिचायक है। नौकर की वफादारी या तबेदारी अधिक कीमती थी। औरत इन बेवफाइयों को प्रसाद की तरह मानती और जिंदगी का हिस्सा मानकर सहती। अपमान को भी सम्मान से पीती। अपमान बर्दाश्त करने की शक्ति ही उसका सबसे बड़ा गुण माना जाता। ताई उस गुण में जो है सर्वश्रेष्ठ थी। अफ्रीका की उस संपत्ति पर कब्जा जमाने वाला कोई मर्द उस धरती से जिंदा वापस नहीं लौटा था। यानी सब गए, सबने संपत्ति खूब हासिल किया, सब वही मर गए। लौटी थी उनकी विधवाएं या उनकी नाबालिग औलाद। गौरा ताई लौटी, मझले बेटे गर्भ में 6 माह के बच्चे के साथ, और लौटा था पुराना वफादार नौकर इंद्र। चाची आत्मदेह लौटी छोटे दादा हीरालाल बेदी की पत्नी और बेटी को लेकर। भाभी की बड़ी बहन शकुंतला लौटी अपने पति और छोटी बहन लाज लज्जा को लेकर। मझले दादा ने दोबारा ब्याह नहीं किया तो सो उनका कोई लौटा नहीं। जायदाद लवारिस रह गई। पापा जी जो घर में सबसे छोटे बेटे थे, उन्हें दादी ने कहकर अफ्रीका नहीं जाने दिया कि वह धरती तो मर्दों को खा जाती है। उस धरती ने किसी को भी लौटने नहीं दिया, अपने में सबको संभाल लिया। फिर वो उस धरती की वकालत करते हुए कहती, उस धरती की औरतों के साथ जो जोर जबरदस्ती की हमारे इन मनचले बेटों ने, उस धरती ने उन्हें उसकी सजा दे दी। जब मैं अपने एकमात्र बचे हुए बेटे को वहां नहीं भेजूंगी, जायदाद का क्या है, वो तो आता जाता रहेगा। बेटा जिएगा तो यही कमा कर ढेर लगा देगा। कुछ दिनों बाद अफ्रीका से एक अंग्रेज अधिकारी ये कहने के लिए भारत आया था कि किसी वारिश को भेज दिया जाए ताकि वहां का कारोबार चलता रहे और अफ्रीका की वो आकूत संपत्ति बची रहे। दादी किसी को भी अफ्रीका भेजने के लिए राजी नहीं हुई। चाहता भी कौन। उस संपत्ति की कीमत कुल 40,000 पाउंड आकी गई। बाद में वो सब जमीन जायदाद नीलाम हो गई और अंग्रेजों ने खरीद ली। यही पटाक्षेप हो गया अफ्रीका के अध्याय का। मजली दादा ने अपने अंतिम दिनों में मेरे दादा करमचंद बेदी के नाम एक पत्र लिखा था। व्यापार का अंत घाटा ही होता है, इसलिए छोटे यानी पापा जी को डॉक्टरी पढ़ाइएगा ताकि लोग असमय न मरे। कुछ परमार्थ करेगा छोटा। पापा जी डॉक्टर बन गए। गौरव ताई के लौटने पर घर में दर्द भरा एक गमगीन सा माहौल पसर गया था। भारतीय परिवार के अंधविश्वासों के अनुसार ताई को कुलक्षणी और न जाने क्या क्या कहा गया, पर रहना तो उन्हीं घर में था। दादी को बस अब छोटे बेटे पापा जी का ही सहारा रह गया था। ताई के भारत लौटने के बाद जो है 3 महीने बाद उनको बेटा विश्वामित्र हुआ। ताई का सबसे बड़ा बेटा बिलावती राम नैनीताल में ओवरसेरी पढ़ रहा था। बाद में वो नैनीताल में ही अपने पिता वाली पुरानी ओवरसेरी की नौकरी करने लगा। उन दिनों नैनीताल या हल्द्वानी जैसे स्थानों पर जाना कठिन था। उसने प्रण किया था कि जब तक सभी भाई जो है पढ़ लिख कर स्वावलंबी नहीं बनेंगे, तब तक वो ब्याह नहीं करेगा। इसलिए गौरा ताई बच्चों के साथ पापा जी और बीबी जी के पास रहने आ जाती, फिर फगवाड़े के पुस्तैनी घर में कुछ दिन रह जाती। वे कभी अपने भाई बनारसी दास के पास अपने मायके लुधियाने भी जाती। उनका भाई बहुत सुंदर, छैल छबीला तथा अय्यास माना जाता था। गौरा ताई की आंखें बड़ी बड़ी बहुत सुंदर, पर आवाज़ फटी फटी सी थी। वे बोलती तो एक की जगह दो सुर निकलते। दांत ऊंचे थे, पर नाक और आंखें बढ़ती आकर्षक थी। ताई का बड़ा बेटा भी हर साल छुट्टियों में हमारे घर आता था। तीनों बुआ के बच्चे भी आते थे। अधिकतर सभी लोग पापा जी के पास ही रहते थे। संयुक्त परिवार था, दादी ने सबको संभाला था। बीबी जी को अपने खाने पहनने से मतलब था। घर में क्या बनता है, कौन खाता है, कौन नहीं, ये दादी की चिंता थी। बच्चे गंदे हैं या साफ पढ़ते हैं या नहीं, इसकी भी चिंता बीबी जी को नहीं करनी पड़ती। ये चिंता दादी को थी या इंद्र को। अपने तथा ताऊ जी के बच्चों के कपड़े लत्ते, पढ़ाई लिखाई, सबका जिम्मा पापा जी पर था।
और जिन्हें सब माँ कहते थे, पापा जी का पूरा वेतन दादी के हाथ में दे देते थे। वही घर चलाती थी। बीबी जी ने कभी सवाल नहीं उठाया इस व्यवस्था पर। घर में अनाज की कमी नहीं थी। पापा जी का वेतन ऊपर के खर्चे चलाने, पढ़ने लिखने, लिखाने, कपड़े लत्ते में खर्च होता। नाना का गांव पास ही था। नाना के गांव से दूध देने वाली दो भैंसें, उनके दो गायें आ जाती थी, जो दूध देना बंद होने पर गांव भेज दी जाती। उनके बदले दूसरी दूध देने वाली गाय भैंसें आ जाती। साल भर के लिए पर्याप्त गेहूं और जीरी चावल ट्रक में भरकर उन्हीं के गांव से आ जाता। इसलिए घर में 50 लोग खाना खाएं या 100, इसकी चिंता नहीं थी। हाँ, बच्चों की पढ़ाई और शादी ब्याह का खर्चा खुद पापा जी ही करते थे। तब सोना और पैसे दोनों की जरूरत थी। पापा जी की खेती मुजारों बटाईदारों ने संभाल रखी थी। दादाजी की गुरुवाई की गद्दी भी थी, जमीनें थी, संगतें थी। उन सबके हिसाब के लिए एक नौकर रख छोड़ा था। जमीनियों की आय का कुछ अंश छोटे दादा हीरालाल बेदी की पत्नी आत्मादई भी लेती थी, जो अफ्रीका से लौट आई थी। पापा जी ने कह दिया था, चूंकि वे नौकरी करते हैं, उपज का कोई हिस्सा उन्हें नहीं चाहिए। तुम ही लोग सब रख लो, हमारे लिए हमारी नौकरी ही काफ़ी है। बीवी जी ने भी कभी मोह नहीं किया जायदाद या उसमें हिस्सेदारी का। इसलिए मुजारों बटाईदारों से कभी हिसाब नहीं मांगा, ना ही मुजारों ने कभी साथ दिया। दादाजी के वक्त सब बटाई दे जाते थे, उनके बाद किसी ने उधर ताका ही नहीं। ताई जी लौटी तो उन्होंने भी कभी हिस्सेदारी नहीं मांगी, लेकिन मुजारे स्वयं ही पगवाड़े आकर उनका हिस्सा दे देते। वे जानते थे कि ताई को बच्चे पालने हैं। जब गौरा ताई पगवाड़ा छोड़कर मेरे पिताजी के यहाँ आकर रहने लगी, तब मुजारों ने उनका हिस्सा देना बंद किया, क्योंकि पापा जी की मदद से बच्चों की पढ़ाई जारी थी और उनके बड़े बेटे बिलायती राम में नौकरी पा गए थे और अपने भाइयों की देखरेख करने लगे थे। किसी ने बटाईदारों से हिस्सा मांगना जरूरी नहीं समझा। तीनों बुआ छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। सबके बच्चे पापा जी के पास छुट्टियों में 3 महीने रहकर जाते थे। सर्दी में भी 1 महीने को आ जाते थे। छोटी बुआ की सौत के 3 बेटे भी थे। वे भी अपने परिवार सहित आकर पापा जी के पास छुट्टी गुजारते। पापा जी सबकी पढ़ाई का खर्चा पूरा करते। बड़ी बुआ का एक ही बेटा था और पापा जी से 1 वर्ष ही छोटा था। दोनों रिश्ते में मामा भांजा थे, पर हम उम्र थे, इसलिए गहरे दोस्त भी थे। विश्व युद्ध शुरू होने पर जब पापा जी परिवार समेत कोयटा गए, तो ये सिलसिला टूटा। कोयटा की दूरी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए रिश्तेदारों का वहाँ पहुँचना आसान नहीं था। दो बुआ लाहौर में थी, सबसे बड़ी बुआ कपूरथला में रहती थी। गौरा ताई कभी फगवाड़े, कभी पापा जी के पास, कभी बड़े बेटे अपने भाई के पास जाती। उनके बच्चे कभी पापा जी के पास रहकर पढ़ते, तो कभी फगवाड़े चले अपने घर। बड़े होने पर पापा जी ने उन्हें भी लाहौर के कॉलेज में दाखिल करवा दिया था। प्रेम का पहला एहसास 1942 से 43 में बताती हैं कि दादी प्राय सुनाई करती थी कि कोयटा सीवी रेलवे लाइन दादाजी की ठेकेदारी में ही बना था। वो कोयटा के भूचाल के बारे में भी बताया करती थी कि मकान मालिक की पत्नी उस रात एक खौफनाक घटना का ब्यौरा सुनाते सुनाते रो पड़ती है। उनका बड़ा बेटा इसी भूचाल में दबकर मर गया। उनकी बेटियां कुंती और तोसी, दोनों बहनें मेरी और मेरी छोटी बहन की उम्र की थी। हम सब सहेलियां बन गई थी। कुंती काली और मोटी थी, आगे के दो बड़े बड़े दांत बाहर निकले थे। तोसी गोरी सुंदर थी। कुंती बड़ी थी, तोसी छोटी थी। मेरी दोस्ती तोसी से हुई थी। हम सब एक साथ स्कूल जाते। मुझे स्कूल में 7वीं जमात में दाखिला मिला। हालांकि पटियाला में मैं 8वीं पढ़ते आई थी। हम स्कूल जाते, रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती, लंबा चौड़ा काला क्रूर चेहरे वाला। और वो देखता, दुकान से बाहर आ जाता और अपना लिंग निकाल कर हमें दिखाने लगता। गंदे इशारे करता, कभी आंख मारता, कभी हाथ से बुलाता, कभी मुंह से ही सीसी करता। मैं और तोसी मिलकर उसकी शिकायत करने की योजना बनाती, पर पता नहीं कैसा भय, कैसी शर्म, कैसी ग्लानि हमें रोक देती। हम रोज इस हरकत को ग्लानि से भरकर झेलती। कोई हम उम्र भाई होता तो बता भी देते। तोसी का भाई था ही नहीं। मेरे भाई वहाँ नहीं थे, लाहौर में कॉलेज में पढ़ रहे थे। कहीं बीबी जी स्कूल ही भेजना बंद ना कर दे, मुझे इसी का डर था। इसलिए मैं किसी को बताने से डरती थी। बाल सुलभ संकोच भी था। हमारे मकान से 100 गज की दूरी पर अपने दोस्तों के साथ कमरा लेकर एक लड़का रहता था। वो सांवला, गठीले बदन, घुघराले बाल, चमकती आंखों वाला। वो हर रोज दोस्तों के साथ फिल्मी अंदाज में हमें ताक कर भी ना ताकता सा। कभी गुनगुनाता, कभी गाता हुआ निकल जाता। तोसी और मैं रोज मेन गेट पर उसके जाने और आने के समय इंतजार करते हुए खड़ी रहती। वो हमारे स्कूल जाने के पहले निकलता और हमारे लौटने की बहुत देर बाद सांझ को लौटता। घर में सवेरे दादी नाश्ते के लिए पुकारती रह जाती, पर जब तक वो गुजर न जाता, हम दोनों घर के अंदर नहीं आती। सांझ को खेल के बहाने में सड़क पर ही लाइन खींच कर कभी पीछो खेलती, कभी बट्टे खेलती, इसलिए लौटते समय उसे आसानी से देख लेते। हम दोनों उसे देखती और फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती। हम दोनों उस पर लट्टू थी। हम आपस में प्रायः कहा करती कि हम दोनों ही उससे प्यार करते हैं। एक ही लड़के से दोनों का प्यार, हमें इसमें कुछ अजनबी नहीं लगा। रियासत में 2-3 शादियों का रिवाज था। पत्नियों द्वारा अपने पति का दूसरा ब्याह करके ले जाने की प्रथा सामंती परिवार में आम थी, खासकर रियासतों में। लड़का नहीं हो या पति किसी पर लट्टू हो जाए, तो पत्नी ही पति की खुशी के लिए लड़की खोजती थी या उसकी प्रेमिका से संपर्क कर पति से उसका ब्याह कराती थी। अब इस प्रथा का सास और औरत दोनों ही गौरवान्वित कर खूब बखान करते। दादी पति का ब्याह करवाकर खुशी खुशी सौत को घर
लाने वाली महिलाओं के गुस्से भी सुनाती नहीं आगाती। उन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर मैं और तोसी भी कहती है, अगर वो मुझसे शादी को तैयार हो जाएगा तो मैं तुमसे भी उसका ब्याह करवा दूंगी। यही बात तोसी भी मुझसे कहती, पर उस लड़की के नज़दीक जाकर बात करने की हिम्मत हम दोनों में नहीं थी। ना ही हमने उसे कभी कोई खत लिखा। एक दिन वो पास से गुजर रहा था तो मैंने दर्जी वाली हरकत जोर जोर से तोसी को बतानी शुरू कर दी ताकि वह सुन ले और कुछ करे। उसने अपने दोस्त को संबोधित करते हुए कहा, कल से कोई तंग नहीं करेगा। और वह चला गया। और सचमुच अगले दिन से दर्जी हमें देखकर भी अपनी दुकान से बाहर नहीं निकला। हम दोनों उसकी इस बात पर और भी मोहित हो गए। हमें यह कोई सूरमा या राजकुमार की तरह लगने लगा जो घोड़े पर चढ़कर आया और तलवार के बार से दुश्मन का सिर काटकर धड़ से अलग कर हमें घोड़े पर बिठा दिया। हम दोनों घोड़े पर आने वाले राजकुमार की चर्चा प्राय करती। हम एक ही राजकुमार सफ़ेद घोड़े पर आता दिखता जो हम में से एक को आगे एक को पीछे बैठा लेता। कौन आगे बैठे कौन पीछे, इसमें भी हम दोनों आपस में एक दूसरे के लिए अपना हक छोड़ने त्याग करने की होड़ लगाती। एक अजीब सा आदर्श था हमारे आगे, कुर्बान हो जाने के प्रेम के लिए, दोस्ती के लिए या वायदे निभाने के लिए, यानी प्राण जाई पर वचन न जाई। एक ही पुरुष के लिए आकर्षण। मैं जो बात कह देती उसे पूरा करने के लिए कितना भी भीतर या बाहर संघर्ष करना पड़ता, मैं उसे पूरा करती। वचन पूरा करने का यह हठ राजकुमार के सपने ने तथा अरेबियन नाइट्स और दादी से सुने राजकुमारी को राक्षस से छुड़ाने के किस्सों ने रचा था। हम दोनों उसे प्रेम करते थे पर उसका नाम नहीं जानते थे। हम दोनों ने खुद ही चुनकर अपना मनपसंद नाम उसे दे दिया था। हम उसे अपना दिया नाम से ले लेकर हंसते। और तोसी की बड़ी बहन कुंती और मेरी छोटी बहन उर्मिल दोनों मोटी थी। हंसते देखकर वे हमें पागल तो कहती पर हमारी शिकायत पापा जी या बीवी जी से कभी नहीं करती। एक दिन मैंने तोसी से कहा, चलो उसका नाम पता करते हैं। तरकीब निकाली गई। अगले दिन सांझ को हम दोनों सड़क पर पींचो खेलने लगे। उसके लौटने का समय हो गया था। जैसे ही उसे आते देखा तो मैंने जोर से तोसी से कहा, अरे तोसी का क्या नाम है तेरे मित्र का? तो अरे इसका कोई नाम ही नहीं है, उसका दोस्त भी उसे नाम से नहीं पुकारता, कोई बताए तब ना कहूँ क्या नाम है। तोशी ने उत्तर दिया, अरे वाह, बिना नाम के भी कोई होता है क्या? तो चलो हम बेनाम कहें उसे। लड़के ने सुना, उसके दोस्त ने भी सुना, दोनों मुस्कुराए। अरे नहीं यार, खास खास लोगों को नाम बता देना चाहिए, याद कैसे करेंगे वरना हमें लोग। अच्छा, तब सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हिचकियाँ लेते तंग आ जाओगे। हर वक्त नाम रटेंगे तेरा, ये एक नहीं दो दो हैं तेरी माला जपने वाली। तोसी और मुझको तोसी और मुझे उसका नाम क्या मालूम हुआ, मानो कारू का कोया खजाना मिल गया। उस दिन मानो किसी ने हमारी पोर पोर में बलराम लिख दिया। ये हम दोनों के लिए प्रेम का पहला एहसास था। सवालों के साए 1942 से 43। इसी बीच एक और व्यक्ति जिसका घर में आना जाना शुरू हो चुका था, वो सांवला दुबला पतला चुस्त मुंह पर हल्के चेचक के दागों वाला स्मार्ट हैंडसम कहलाने वाला लेफ्टिनेंट अग्रवाल था। वो पापा जी के साथ कभी कभी अग्रवाल घर आता। उसके फौज में ले जाने को लेकर घर में काफ़ी चर्चा थी। उन दिनों फौज में बनियों की भर्ती नहीं होती थी, चूंकि ये मान्यता थी कि बनिया डरपोक होता है, वो खतरे के वक्त भाग लेता है। वो इंजीनियर था। उन दिनों कम लोग इंजीनियर बनते थे। पंजाब उन दिनों हरियाणा और हिमाचल में ही थे। उसमें जाटों और क्षत्रियों के बेटे फौज में भर्ती होते थे। क्षत्रियों के बेटे अन्य पदों पर भी जाते थे, कुछ डॉक्टर या शिक्षक होते थे या कुछ सरकारी नौकरी में पटवारी, जज या आईसीएस में। कुछ जूनियर ओवरसियर ही पढ़कर सिविल एसडीओ की पोस्ट तक होते। बिल्ले ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन पाते, लेकिन फौज में नौकरी आसानी से मिल जाती थी। अधिकांश लोग शौक से भी फौज में ही नौकरी करते थे। जब पूषा में कृषि विश्वविद्यालय खुला तो कुछ जमींदार अपने बेटों को उन्नत खेती की शिक्षा दिलाने वहां भी भेजने लगे ताकि आधुनिक ढंग से खेती कर सके। फिर भी लगभग हर घर से कोई ना कोई बेटा फौज में जरूर जाता। बड़े व्यापार दुकानदारी और महाजनी करते, छत्री भी व्यापार करने लगे थे। वे फौज और सिविल दोनों में सेवा देते और ठेकेदारियां भी लेने लगे। ये लोग गल्ला, कपड़ा, परचून आदि सभी किस्सों का व्यापार करने भी बाहर जाते थे। अमृतसर, लाहौर व्यापार के लिए मशहूर थे। व्यापारियों के गढ़ थे। हर नया फैशन, हर नया व्यापार इन मंडियों में पहले आता था। पशुपालन के अलग व्यापारी थे। प्रायः गुर्जर भेड़ों या ऊँटों के रेवड़ लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य बनियों द्वारा किसान को सूद पर कर्ज देकर उनकी जमीन हड़प जाना तभी चालू था। किसान बनियों का कर्जदार ही रहता था, इसलिए बनियों के घर बिना मेहनत के सूद ब्याज के एवज में गल्ला, कपास, दलहन तिलहन पहुंच जाता था। जमीनें भी वे काफी हथिया लेते थे। गांव में बनियों की कंजूसी, जुल्म तथा कमीनगी के किस्से मशहूर थे, जो लोकगीतों में भी पाए जाते थे। किसी को कायर कहना हो, भगोड़ा कहना हो या छली कपटी कहना हो अथवा कंजूस मक्खीचूस कहना हो तो उसे बनिया कह देना चाहिए। बनिया शब्द कायरता और कंजूसी का पर्याय था। इसलिए बनिया जाति के युवक का फौज में भर्ती होना सबको आश्चर्यचकित लगता। मेरे पूछने पर लेफ्टिनेंट अग्रवाल ने बताया था, मैं तो लड़ाई के मैदान में सामान पहुंचाने वाला हूँ, उसके रास्ते बनाने वाला इंजीनियर हूँ। जैसे डॉक्टर साहब घायलों का इलाज करने वाले हैं, मरते को जीवन दान देने वाला, वैसे ही मैं टूटे पुलों को जोड़ने वाला डॉक्टर हूँ ताकि फौज आ जा सके। मैं पुलों को तोड़ने वाला भी हूँ ताकि दुश्मन ना आ सके। मैं लेफ्टिनेंट अग्रवाल से तरह तरह के सवाल पूछती और जवाब देती। मैं पूछती, आपको फौज में किसके लिए भर्ती किया गया? तो आप डर कर भाग जाएंगे ना? अंकल, आप तो गरीबों का खून चूसते हैं, यहाँ किसको खून चूसेंगे?
वो हंसकर कह देता, यहाँ कोई गरीबी नहीं है, हम यहाँ काम नहीं करते। उसके इस जवाब से मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने पापा जी से कहा था, अंकल अब बहुत अच्छे आदमी हो गए हैं, वे डर कर भागेंगे भी नहीं और वे अब खून भी नहीं चूसते। क्या पागलों जैसी बातें करती हो तुम अंकल के साथ? कहकर पापा जी ने मुझे डांट दिया और लेफ्टिनेंट अग्रवाल से कहा, सॉरी भाई, ये बच्ची तुम्हें परेशान करती। एक दिन लेफ्टिनेंट अग्रवाल के साथ घर के लोग गर्म पानी का चश्मा देखने गए। गंधक भरा उबलता चश्मा था। ये मान्यता थी कि उस चश्मे के पानी से नहाने पर फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। जहाँ से ये चश्मा निकलता था वहाँ एकदम सूखा नंगा गरीब जैसा पहाड़ था। लोग कहते थे इस पहाड़ी में जिन्न करवट बदलता है तो कोयटा में भूचाल आ जाता है। जिन्न आग की लपट फेंकता है तो जलते पत्थर लावा उगलते हैं। मैं अपने घर की छत पर चढ़कर पहाड़ के जिन्न के मुंह से आग की लपटें देखने का इंतजार करती। मैं आग की लपटों को देखना चाहती थी कि उनका आकार क्या है। जिन की जीभ लपटों से क्यों नहीं जलती, जिनका मुंह क्यों नहीं खुल जलता, जिन क्यों नहीं जलकर मरता। भूचाल में वह तोसी के भाई की तरह खुद क्यों नहीं दबकर मरा? क्या वो मरता ही नहीं है? तो भूचाल के बाद पहले जिन के मरने पर दूसरा जिन पैदा होता है? मैं कई सवाल एक साथ पूछती, कभी दादी माँ से, कभी बीवी से, कभी भाभी से, कभी पापा जी से, तो कभी लेफ्टिनेंट अग्रवाल से। दादी माँ कह देती, पागल है ये लड़की, बहुत सवाल पूछती है। बीवी जी कह देती, मुझे फुर्सत नहीं तेरे उल जलूल सवालों को सुनने की। भाभी कह देती, लाहौर से जब तेरे भैया आएंगे तो पूछ लेना। पापा जी खुश होते मेरे सवालों पर कि ये लड़की सबका कारण जानना चाहती है, जिद करती है, जरूर वकील बनेगी। खैर उत्तर कोई नहीं देता। मेरे सवाल अनुत्तरित मन की स्लेट पर लिखे रह जाते। वकील का पेशा बहुत इज्जतदार माना जाता था। जमींदार और समृद्ध लोग अपने बेटे को बैरिस्टर बनवाने के लिए इंग्लैंड भेजते। वकील जिराह का प्रतीक भी था, इसलिए पापा जी मुझे वकील का रुतबा देते थे। उन दिनों किसी लड़की का नेता या जनप्रतिनिधि बनना कल्पनातीत होता था। हमारे लिए समय नहीं था। सन 1942 से 43 के दौर में कहते हैं कि पापा जी को बच्चों के पास बैठने का समय नहीं मिलता था। उनके सिर पर हमेशा समय की कमी का खतरा टंगा रहता था। कभी भी लड़ाई के मैदान में जाना पड़ जाता था। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय वे बीवी जी के साथ बिताना चाहते थे। वे लड़ाई में जाने से पहले हर क्षण को भोगना चाहते थे। उन्हें लड़ाई में ज़िंदगी की अनिश्चितता नज़र आती थी, इसलिए वे इन क्षणों को बर्बाद करना नहीं चाहते थे। उनकी बीवी जी के साथ रहने की इच्छा ललक की सीमाओं को छूने लगी थी। उन्हें बाकी दुनिया निरर्थक लगती, अपने बच्चे भी। बीबी जी ही बच्चों के समय को भी अपने लिए सुरक्षित मान लेती। दरअसल सभी फौजियों की मानसिकता ऐसी ही होती। उनकी पत्नियां भी सदैव सशंकित और असुरक्षित रहती है। पापा जी जब ड्यूटी से लौटे थे तो बीबी जी को लेकर वे कभी बाजार तो कभी सिनेमा या किसी मित्र के घर जाते। दोनों देर रात तक ताश खेलते। पापा जी शाम को पीते भी ज़रूर थे, बीबी जी नहीं पीती थी, पर साथ बैठी रहती थी। कभी सलाद आगे कर देती, कभी मेवे। बच्चों को उस समय उनके पास जाने की मनाही होती। कभी लेफ्टिनेंट अग्रवाल या अन्य फौजी ऑफिसर आते तो सब मिलकर पीते। उनकी पत्नियां बीबी जी से मुर्गा मीट या ईरानी पुलाव बनाने की विधियां पूछती। बीवी जी को विशेष खाना बनाने का बड़ा शौक था। कभी ईरानी पुलाव बनाती, कभी भुना, कभी पसंद तो कभी कबाब। दिन में जब फौजी पति ड्यूटी पर होते तो उनकी पत्नियां बीवी जी को लेकर कोयटा की फूड मार्केट, सब्जी मार्केट या मीट मार्केट में सामान खरीदती। इससे मेरे सवालों का जवाब तो मिलता नहीं। बड़े भैया बुद्धिमान है, एमए पास है, डबल एमए कर रहे हैं। मैं सब सवाल जमा करके रखती। जब वे आएंगे तो पूछेंगे, पर जब वे आते तो मैं पूछने भूल जाती। वो भी भाभी को लेकर मस्त रहते या फिर भाभी की सहेलियों का पीछा करते करते उनका समय बीत जाता, छुट्टियां खत्म हो जाती। तो उसी कह देती, तेरे सवालों का जवाब स्कूल में जाकर मास्टर से पूछना। बहरहाल मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता। हमारे सामने भी कोयटा में भूचाल के कई झटके लगे थे। सब लोग रात को घर से बाहर निकल आए। कई बार मैं झटकों के समय सो ही रह जाती तो सवेरे उठते ही लोग मुझे बताते रात को भूचाल आया था। मेरे दिमाग में तुरंत आग उगलता हुआ एक जिन आता, जिंदगी मौत दिखता, तंबू में जाते शरणार्थी दिखती, लाशें दिखती। तो उसी के भाई के भूचाल में मरने की घटना को लेकर मैंने एक कहानी लिखी थी, जिसे मैंने स्कूल में पढ़कर सुनाया भी था। बदलती थी। 1942-43 के दौर में कहते हैं कि कोयटा में सर्दी बहुत पड़ती थी और बर्फबारी भी बहुत होता था। नल में पानी जम जाता था तो नल के नीचे आग जलाकर गरम करने पर पानी आता था। मैं तोसी के साथ बर्फ पर नंगे पाँव खेलती, बर्फ के गोले बनाती और आने जाने वाली फेंकती। निमोनिया हो जाएगा, मर जाएगी, अंदर आ जा, बीबी जी डांट कर कहती। जब तक बर्फ पड़ती मौसम गर्म सा रहता। बाद में जब हवा चलती और बाहर फाये सी बर्फ शीशे से जमकर सिल्ली बन जाती तब कड़ाके की ठंड होती। सब लोग घरों में घुसकर चिमनी के इर्द गिर्द आग तापने बैठते। हर घर में चिमनी बनी होती। रात दिन बड़ी बड़ी लकड़ियों के कुंदे जलते। छोटी बहन बीबी जी की रजाई में घुसकर बैठी रहती, पर पता नहीं क्यों मुझे सब काम उल्टा करने में मजा आता। बीबी जी मुझे अंकवार में भर कर बैठने का निमंत्रण नहीं देती थी। मैं दादी या भाभी से सट कर बैठी रहती। पापा जी जरूर मुझे बाहों में भरकर प्यार करते हुए कहते, इसे सर्दी नहीं लगती, पता नहीं किस धातु की बनी है, जिद्दी है। देखो तो कैसे नंगे पाँव दौड़ रही है बर्फ पर। मुझ पर सब तरफ से बर्फ पड़ती। मैं फाहे सी बर्फ की बौछार को झोली में भरती और आकाश की तरफ मुंह करके जोर से चिल्लाती, और भर दो मेरी झोली। मैं एक तरफ से झोली को झुकाकर बर्फ गिराती रहती। झोली कभी पूरी नहीं भरती और मैं बराबर झोली को भरने का गुहार करती।
अपने को अतृप्त रखना, पूर्ण ना होने देना, असंतुष्ट रहना बचपन में ही मैंने सीख लिया था और इसी अपूर्णता और अतृप्ति को मैं पूर्णता और तृप्ति के रूप में स्वीकारती थी। असंतोष मुझे गति देता था, कुछ पाने की इच्छा मेरी इच्छा शक्ति को ऊर्जा देती थी। तृप्ति मुझे गतिहीनता का प्रतीक लगती थी। तृप्ति मुझे मुर्दापन का एहसास कराती थी, एक ऐसा एहसास जब सब खत्म हो जाता और करने को कुछ शेष नहीं रह जाता। हासिल करना मेरा लक्ष्य ज़रूर था, लेकिन हासिल करके संतुष्ट हो जाना न मैंने जाना न मैंने लिखा। तुरंत कोई दूसरी मुहिम छेड़ देना मेरा स्वभाव था, इसलिए मैं खूब जोर से हवा चलने पर ही घर के अंदर जाती थी। थोड़ी बहुत हवा के थपेड़े को तो मैं खुद थपेड़े मार कर चलता कर देती। विपरीत परिस्थितियों में जीनों को चुनौती स्वीकार कर मेरी शैली बनता जा रहा था। कभी-कभी मैं स्वयं अपने शरीर में होते बदलाव को देखती, छूती और अपने अंगों को सहलाती। मुझे कुछ बदला-बदला नज़र आता और फिर एकाएक पाप बोध या घेरता। मैं अपनी नज़रों में चोर बन जाती, कभी अपने वक्ष के उभार को देख रही होती तो मेरी अपनी नज़रें ही मुझे देखते हुए पकड़ लेती। शरारती बच्चे की तरह शरारत पकड़े जाने पर खिलखिलाकर हँसने के बजाय मैं चोर की नाई सहम जाती, दुबक जाती और फिर खुद अपने द्वारा अपने पर लगाए हुए उस लांछन को धोने के प्रयास में लग जाती। प्राय लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। उन दिनों लड़कियां ब्रेजियर नहीं पहनती थी, पट्टी की तरह की ब्रेजियर वक्ष पर कसकर बांधी जाती थी। गोल कटोरी वाली ब्रेजियर तो बहुत बाद में प्रचलन में आई, वह भी उच्च घरानों में। मध्यम वर्ग की लड़कियों ने बहुत बाद में इसे तब अपनाया जब कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के अपनी पत्नियों के लिए ऐसी ब्रेजियर लाहौर से लाने लगे। भैया ने भी भाभी के लिए कटोरी वाली ब्रेजियर ला दी थी, पापा जी ने भी बीवी जी के लिए ला दिया था। ब्रेजियर को धोकर बाहर सुखाने का रिवाज नहीं था। लड़कियां चोरी चोरी बाथरूम में या धुले हुए कपड़ों के नीचे डालकर उन्हें सुखाती थी ताकि कोई देख न ले। इसके विपरीत बीबी जी अपनी ब्रेजियर धोबी से धुलवाती या नौकरों से धुलवाकर बाहर तार पर लटकवा देती थी। उन्हें इसमें कोई शर्म नहीं आती। भाभी अपनी ब्रेजियर छिपाकर सुखाती। फौज वाले और अभिजात परिवार सुविधा और छूट छूट लेने के मामले में अपने समय से आगे थे। समय का अभाव फौजियों की औपचारिकताएं निभाने की फुर्सत नहीं देता। फौजी अपनी पत्नियों के साथ बिताने वाले समय की राह तकते और उनकी पत्नियां छुट्टियों के इंतजार में साल बिता देती। सामंत भी अंग्रेजों की तरह अपने सिवा दूसरों को मनुष्य नहीं समझते थे, इसलिए वे अपनी सुविधा के लिए कुछ भी कर सकते थे। इसी मानसिकता से सामंती औरतों का दिमाग भी ग्रस्त और त्रस्त था। घर में 3 पीढ़ियां थी, दादी पुरानी पीढ़ी की, पर बेटी की खुशी के लिए किसी भी बदलाव को स्वीकारने को तैयार। बहू 10 बजे तक बेटे के साथ सोई रहे, दादी ने कभी नहीं जगाया उसे। बेटे को दुख होगा बहू के जागने पर। बेटी की चिंता सर्वोपरि थी उनके लिए। मैं और भाभी तीसरी पीढ़ी, जो पुरानी 2 पीढ़ियों के ग्लैमर और विकृतियों के साथ साथ उनके पारंपरिक मूल्यबोध, त्याग और स्वार्थ के बेमेल गठबंधन से बने। पापा जी बीच की पीढ़ी के थे, वे नए युग और पुराने युग के बीच की कड़ी थे, पर वे वैचारिक रूप से बहुत आगे हो चुके थे। बीबी जी पहली और दूसरी पीढ़ी के मध्य में थी। भैया भाभी नई पीढ़ी के थे। मैं और भैया इस तीसरी पीढ़ी से आगे आने वाली चौथी पीढ़ी तक की सोच रखते थे, इसलिए किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते थे। जहाँ तक इन पीढ़ियों की मानसिकता का सवाल था, ये सब गड्ढम-गड्ढ हो गई थी। पुराने आधुनिक बनने की कोशिश में और नए पुरातन वैभव को जीवित रखने के प्रयास में। एक तरफ तो वे अपने अतीत जो अंग्रेजों ने खोज कर उन्हें दिया था पर फूले न समाते थे, दूसरी तरफ वे अपने को अंग्रेजों से किसी मायने में कम नहीं समझते थे। देह की भूख। कोयटा में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। मैं, भाभी, दादी और मेरी छोटी बहन एक ही कमरे में साथ-साथ सोते और बगल वाले कमरे में बीबी जी, पापा। दादी दमे और घटिया दोनों बीमारी से परेशान थी। उठकर चल फिर भी नहीं पाती थी। वो लाठी लेकर आंगन वगैरह रसोई तक जाती। सर्दी के कारण वे और भी परेशान थी और सिगड़ी कोयले डालकर गर्म रखने के लिए बनाई गई मिट्टी की अंगूठी अपनी रजाई के भीतर रखकर घंटों बैठी रहती। सोते समय भी सिगड़ी रजाई के भीतर ही रखती। आंखों से भी उन्हें कम ही दिखता, लेकिन वे किस्से खूब सुनाती और सवेरे सवेरे जपुजी साहिब का पाठ और सांझ को आरती करती, व्रत भी रखती और अरदास भी पढ़ती थी। ये परंपरा पंजाब के सभी घरों में था। इसके साथ साथ मजार पर माथा टेकना भी हिंदू सिख औरतों की परंपरा थी। दादी रात भर खांसी और जरा सी भी आवाज होने पर वे पूछती कौन है। ऐसी दादी की देखरेख में हम दोनों बहनें और भाभी थी। भैया चूंकि छुट्टियों में ही आते थे, वो भी साल में 2 बार ही, इसलिए प्रश्न था कि उनके जाने के बाद भाभी क्या करे। देर रात को बगल वाले कमरे से जब बीबी जी पापा जी की आवाजें आती थी तो भाभी खूब रस ले लेकर कान लगा कर सुनती थी। कभी कभी वे रात को मुझे उठाकर दरवाजे की झीरों में से पापा जी और बीबी जी के कमरे में झांकने के लिए कहती। एक बार तो भाभी ने मुझे लगभग उनके कमरे में ठेल ही दिया था। दोनों सकपका गए और क्या है करके पूछे पूछे सवाल पूछने लगे। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दोनों के लिपटे हुए नंगे शरीर नजर आ रहे थे। मैं झेप कर तुरंत बाहर आ गई और भाभी से लिपट कर सो गई। अगले दिन मैं बीवी जी के सामने पढ़ने से कतराती रही। मैं भी जवान हो रही थी, भाभी तो पूरे यौवन पर थी। भाभी प्राय बीबी जी और पापा जी की रतक्रिया की बातें मुझे बताती।
जो मुझे ज़्यादा समझ में तो नहीं आता, पर वे मुझ में एक उत्सुकता जगा देती। मैं झेप जाती थी। मेरा बिस्तर बिल्कुल भाभी के बगल में ही लगा होता था। उधर पापा जी के कमरे से जैसे ही कुछ आवाज़ आने लगती, भाभी मुझे खींचकर अपने बिस्तर पर घसीट लेती, मुझे चूमती, चाटती और कहती और अपनी देह की भूख मिटाती। मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। जो भी कहती थी मैं करती जाती, पर मुझे उनका ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इस तरह पुरुष के साथ-साथ औरत के साथ सहवास का बीज भी मेरे मन में पड़ गया था। मन ही मन में संकल्प करती थी कि बड़ी होने पर मैं ये सब नहीं होने दूँगी। तभी से मैं एक ऐसे पति का सपना पालने लगी थी जो मुझे भाभी के इस चूमने-चाटने से मुक्त करा दे। ऐसी उस दर्जी की घृणित हरकतों ने भी मुझ में पुरुषों से नफ़रत पैदा कर दी थी। लेकिन बलराम को देखने पर या उसकी याद आने पर मेरे मन में इच्छा जागती कि वह मुझे चूमे और बाहों में भर ले। भाभी जब मुझे बाहों में कस लेती तो मेरा दम घुटने लगता और कभी-कभी तो मैं अपने को छुड़ाकर हड़बड़ी में दादी के बिस्तर में घुस जाती। दादी पूछती, "क्या हुआ? क्या हुआ?" मैं कहती, "मुझे बहुत डर लग रहा है दादी।" दादी मुझे छाती से हटाकर मेरा सिर सहलाने लगती और मैं दादी के साथ सो जाती। हमारे घर के सामने एक पंजाबी परिवार रहता था जिसके यहाँ बीबी जी और पापा जी दोनों का आना-जाना था। वे लोग भी हमारे यहाँ आते और सब लोग उन्हें बाबूजी कहते। बीबी जी भी उन्हें बाबूजी कहती। पापा जी तो सवेरे ड्यूटी पर चले जाते और शाम को आते। सवेरे-सवेरे या दोपहर में बीबी जी या तो उनके घर जाती या दोनों पति-पत्नी बीबी जी के पास आते। कभी-कभी अकेले बाबूजी बीबी जी के कमरे में उनसे घंटों बात करते। मुझे कुछ असहज नहीं लगता, वे काफ़ी नज़दीक भी बैठते थे। कभी वो बीबी जी की थोड़ी पकड़ ऊपर उठाकर कुछ कहते। मुझे ऐसा लगता जैसे हौसला दिला रहे हों, लेकिन ऐसी पोज़ीशन में उन्हें देखकर भाभी हमेशा मुझे इशारा कर देखने को कहती और ऐसे मुस्कुराती जैसे कह रही हो, "देख-देख, इनका रोमांस चल रहा है।" मैं दुविधा में पड़ जाती, वो रोमांस था या दिलासा देने की प्रक्रिया थी। कभी-कभी मुझे लगता जैसे बीबी जी उन्हें एकटक देख रही हों और दूसरे ही क्षण लगता कि बाबूजी उन्हें देख रहे हों, पर तत्काल नितांत घरेलू बातें हो जाती। बीबी जी लड़ाई की खबरों को सुनकर रोया करती थी कि कहीं पापा जी को भी मोर्चे पर देश के बाहर ना जाना पड़ जाए। हो सकता है बाबूजी उसी पर उन्हें सांत्वना देते हों। ये ज़रूर था कि बीबी जी बड़े मासूम ढंग से अपने पिताजी यानी मेरे नाना की भी झप्पी डालकर ही प्यार जताती थी और घर में जितने बुआ के बेटे आते उन सब से भी ऐसे ही झप्पी आलिंगन डालकर प्यार से उनका स्वागत करती। हालाँकि बुआ के बेटे पापा जी की ही उम्र के थे और उन्हें भी वे सबके सामने झप्पी डालती थी। बाबूजी से भी वे झप्पी डालकर ही स्नेह जताती। मुझे इसमें कुछ अटपटा नहीं लगता, पर भाभी हमेशा इसे शख्स की नज़र से देखती थी। कभी-कभी वो मुझे इशारा करे या चिकोटी काट कर कभी गर्दन पकड़कर उनकी तरफ घुमा देते ताकि उनके भिन्न-भिन्न अंदाज़ों को मैं देख सकूँ और बाद में भाभी की चटखारी भरी बातों से उनका साथ दूँ। ऐसी बातों से मुझे सख्त नफ़रत थी। आज भी मैं ये नहीं कह सकती कि बाबूजी और बीबी जी का क्या रिश्ता था। बीबी जी का पापा जी से बहुत अधिक लगाव था और बाबूजी को भी वे बहुत मान देती थी। आज मुझे महसूस होता है कि शायद भाभी अपनी अतिरिक्त भूख मिटाने के लिए मासूम हरकतों को भी शख्स की नज़रों से देखती हों। आगे जाकर मेरा ये अनुमान सच साबित हुआ। सहज संबंध वाले रिश्तों को भी सेक्स के रिश्ते में बदलने में वो माहिर थी। भाभी में स्त्रियों को पुरुष की दृष्टि से देखने की मानसिकता पनप गई थी, इसलिए वह हर स्त्री को पुरुष से जोड़कर देखती थी। पुरुष तो स्त्री को प्राय इस दृष्टि से देखता ही था। भाभी से लेस्बियन रिश्ते को तो शुरुआत हो ही गई थी, पर उस रिश्ते के प्रति घृणा और भय की पेच्छाएं भी मेरे मन में आ गई थी। भाभी की इस पुरुष स्त्री के हर सामीप्य को सेक्स के संदर्भ में ये देखने वाले दृष्टिकोण से मुझे आगे जाकर भी वास्ता पड़ा। बहुत मुमकिन है कि मुझे इस दृष्टिकोण ने परोक्ष व अपरोक्ष रूप से प्रभावित किया हो। कई बार भिन्न-भिन्न अंदाज में ऐसे दृष्टिकोण मुझे तब देखने को मिला जब हर पुरुष मुझे इसी दृष्टिकोण से देखने लगा। ये ठीक वैसे ही था जैसे भाभी स्त्री पुरुष की हर भाव-भंगिमा को यौन के संदर्भ में व्याख्यायित करती। शायद बड़े भाई जो उन दिनों साइकोलॉजी में एमए कर रहे थे, उन्हें उन्हें फ्राइड के बारे में बताया होगा और उसी व्याख्या को घरेलू रिश्तों में भी आज़माने लगी थी। क्या जब हर मर्द की नज़रें मुझ में सेक्स खोजती दिखाई देती तब मेरे भीतर ज़रूर एक भीषण बहस छिड़ गई थी। क्या मैं ऐसी थी या कि लोगों की नज़रें ऐसी थी कि वे मुझ में केवल सेक्स ही देखते? क्या हर पुरुष ऐसा ही होता है? कतिपय लोगों की ऐसी विकृत सोच होती है। वे केवल सेक्स ही क्यों खोजते थे मुझ में? या मेरी विकृति थी या उनका ही दृष्टिकोण विकृत था? मैं इस विकृति को क्यों कहती हूँ? पुरुष को औरत में पहले सेक्स ही नज़र आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी तो हो सकती है। ये बहस मुझे काफ़ी परेशान करता था। कभी-कभी मैं मन ही मन ये मानने लगी थी कि मैं जल्द बूढ़ी हो जाऊँ ताकि लोग मुझे मात्र सेक्स का पात्र न समझें। खैर मैं भटक गई। भाभी सन 1938 से 48 के दौर के बारे में बता रही हैं कि भाभी यानी लाज बेदी असहज परिस्थितियों में रही थी। जीजा की अनचाही देखभाल में पत्नी थी भाभी। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अवांछित अशुभ औलाद थी, जिसके पैदा होते ही माँ और बाप दोनों मर गए थे। बहन के 5-6 बच्चों के उन्हीं की उम्र को होकर भी माँ की तरह पालते हुए मौसी बनी थी भाभी। जब वह ब्याह कर आई तो उम्र थी 13 वर्ष की थी। ससुराल में मिली एक दबंग सास जिसके स्वयं अभी खाने पहनने के दिन थे, जो एक से एक नई पोशाक और गहने पहनती और सज धज कर रहती थी। उसे मिला एक पढ़ाकू पति जिसकी मसें अभी फूट रही थी, पर जो प्यार से भरा था और अपने प्यार को दूसरों पर भी वीरता लुटाता और
न्योछावर करता रहता और भाभी को अपने रोमांस के किस्से ऐसा बताता जैसे वह अपनी पत्नी को नहीं, सहेली या दोस्त को बताता हो। रंगीन मिजाज थे भाभी के ससुर यानी मेरे पिता। एक बूढ़ी लेकिन प्यार और नसीहतों से भरी दादी सास। आपस में लड़ती झगड़ती पर भाभी को प्यार करती। उससे कुछ ही वर्ष छोटी दो नंदी, जिनमें एक माँ की नज़रों में सुंदर और लाडली और दूसरा परिवार की नज़रों में बदसूरत, दादी से सटी सटी रहने वाली भोंदू और जिद्दी लड़की मैं थी। प्यार खोजते दो देवर, मजला जिसे लोग जायंट कहते, दूसरा गोरा बिल्ली जैसी आंख वाला जो बात बात पर बीबी जी से शिकायत कर सबको डंटवाता। उस घर में सब बिल्ला कहते उसको। पति लाहौर में कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, ससुर सदा सखियों से घिरे, सास गुस्से से भरी, खुशामद प्यार और तवज्जो में। इस घर में भाभी का जीवन दूसरों के प्यार को देख देख कर रस लेने और खुद तरसने से शुरू हुआ। उसे शादी में कपड़े तो बहुत मिले थे, पति के नाना ने खूब उपहार भी दिए थे। पापा जी ने भी सिलवाए थे ढेर से कपड़े बहू के लिए, और भाभी की बहन ने भी दहेज में कपड़े दिए थे, लेकिन बीवी जी ने वे सब बांट दिए थे। उनकी इज्जत का सवाल था ना, घर में पहली शादी थी, कैसे ना बांटती, सब कुछ बांट दिया। 3 सूट बच गए थे, 2 बीवी जी को पसंद आ गए तो उन्होंने ले लिए। बस रह गया एक लाल जोड़ा। तर्क था कि अब बहू को तो अकेले घर में रहना है, बड़ा तो लाहौर में ही रहकर पड़ेगा, यानी इनका बड़ा भाई सत्तर। इसलिए अब भाभी को क्या जरूरत है उसके पीछे श्रृंगार करने की, इसलिए भाभी के लिए खद्दर के 4 सूट सिलवा दिए। सादा पहने की, सादा सोचे कि पति बाहर रहेगा, मन नहीं भटकेगा। तर्क दिया था आर्य समाजी सोच ने, जो अब तक पूरे घर पर हावी था। भाभी को पढ़ाने के लिए मास्टर रख दिया गया। घर में पहले 2 लड़कियां थी ही, वो तीसरी हो गई। कोई पर्दा नहीं, बेटियों की तरह ही रहने लगी थी भाभी। घर का काम तो करना नहीं था, बस दोनों नंदों को नहला धुला कर तैयार करना, बस यही सब काम था। सो यह थी भाभी, जिसने अपने को तात्कालिक परिस्थिति के अनुरूप ढालना सीखा। पहले सास ससुर ने जो कहा वो माना, उनके मन मुताबिक काम किया। फिर पति सत्यव्रत वेदी ने जैसा मोड़ा वैसे मुड़ गई। पति की हर हरकत को गौरवान्वित करती थी भाभी। भले पति ने कभी भौतिक सुख नहीं दिया उसे, हाँ प्यार और सम्मान खूब दिया। सम्मान और आज़ादी जैसी दो दुर्लभ वस्तुएं भी दी जा उस सदी में दी जाए तो स्त्रियों की सोच के बाहर की चीज थी। उन्होंने भाभी को स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाने में मदद की, उसे गुलाम नहीं मित्र माना। बाद में वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व लेकर खड़ी भी हो गई। पति अपनी प्रेम कहानियां उनसे बताता, जिन्हें वो रस लेकर सुनती और फिर मुझे भी सुनाती, जैसे पति का दूसरी स्त्रियों से प्रेम का नाम बात हो। उसे कभी डाह नहीं हुई, ना उसे उसकी जरूरत महसूस हुई। शुरू शुरू में तो भाभी भैया के व्यक्तित्व से या त्याग से इतने प्रभावित थी कि उन पर भैया के प्रेम प्रसंग अथवा दूसरी स्त्रियों से प्यार निवेदनों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। आज की तरह ही इन दिनों में समाज प्यार को अनाचार समझता था, पर पुरुष या परिस्थिति के बारे में सोचना तो वे विचार की श्रेणी में आता था। भैया ने भाभी को जो छूट दी थी वो अपने में एक मिसाल थी, अविस्मरणीय, आश्चर्यजनक। भाई ने भाभी को नृत्य की शिक्षा दिलाई, जोहरा सहगल के नृत्य ग्रुप में शामिल करवाया, सरोद वादक अली अकबर खां से मिलवाया, जो जोहरा सहगल के कार्यक्रम में भाग लेते थे। भैया ने भाभी में नृत्य की ताल और सितार के आलाप को जगाया, उनके मन में व्यक्तित्व की एक अनवरत लय छिड़ी, सरगम उठाई। भाभी के मन में विरासत में मिली धुन केवल लोक नृत्यों तक सीमित थी। भैया ने उन्हें शास्त्रीय ऊंचाइयों पर जाने की राह दी, नाट्य और अभिनय सिखलाया, अपने दोस्तों से ऐसे मिलवाए जैसे वह पत्नी नहीं दोस्त हो। भाभी के साथ अपने मित्र के प्रेम प्रसंगों को नितांत तटस्थ होकर स्वीकारा, इसमें उनका अपना निहित स्वार्थ था। अपनी प्रेमिका आनंद लता से मिलने की छूट पाने अथवा अपनी स्वतंत्रता के सरल रास्ते खोजने की तलाश थी। ऐसा सोचना मुझे कभी सही नहीं लगा, क्योंकि भाभी को छलने की नीयत उनकी कभी नहीं रही। वे मन से भाभी के व्यक्तित्व को शिखर पर ले जाना चाहते थे। उन्होंने भाभी को अपनी प्रेयसी आनंद लता को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार भी कर लिया था, लेकिन उनकी प्रेयसी को ही भाभी के रहते दूसरी शादी मंजूर नहीं थी। जब भैया की शादी का राज आनंद लता यानी आनंद लता अज्ञे जी की बहन थी। यहाँ देखिए, आनंद लता कौन थी? अज्ञे जी की बहन थी, पर खुला तो उसने भैया से रिश्ता ही तोड़ लिया और किसी और से विवाह कर लिया, जिसे वह भैया के चलते अरसे से टालती आ रही थी। पर भैया ने भाभी की विकास यात्रा की मुहिम उसी शिद्दत से जारी रखी, भले ही वो इस क्रम में अपने लिए पूरी छूटें लेते रहे। ईर्ष्या नाम की कोई चीज उनमें नहीं थी। भाभी जोहरा सहगल और इप्टा से जुड़कर अखिल भारतीय स्तर पर नृत्य के शो देने बड़े बड़े शहरों में जाने लगी। सुदखोरी के खिलाफ वे शोला भाटिया के ग्रुप में इप्टा के बैनर तले शो देती। वे कला और नृत्य की परिभाषा से परिचित हो गई थी। सुंदर तो थी ही, इतनी स्वाधीनता मिलने पर भी वे पुरानी पति पारदर्शिता की ग्रंथियों से मुक्त नहीं हो पाई। भारत की सवर्ण नारी की ये त्रासदी है। अपराध बोध से भाभी ग्रसित रहती थी। पति के साथ जुड़ी सुरक्षा की ग्रंथियां उसे एकदम स्वच्छंद होने से रोकती थी। वे परिवार से जुड़ी रही, वो आचाल हो गई थी। बढ़ चढ़कर किसी को इतनी प्रशंसा करना कि दूसरा सुनकर मुग्ध हो जाए, उनकी इस कुशलता के कारण परिवार में कई अनहोने एवं असंभव प्रेम प्रसंग भी घटित हो गए। कई सफल हुए, कई ट्रेजिडी बनकर रह गए। ताया जी की बेटी माया बहन, इनकी बड़ी बेटी कमल और अपने छोटे देवर रवि
का प्रेम तो भाभी की ही देन थी। दूसरे के भावों को अपने ढंग से व्याख्यायित करने की कला उन्हें खूब आती थी। अनजानी मुस्कान को भी किसी की याद की मुस्कान साबित कर देना, थकावट की आह को भी प्यार की आह बना देना उनके बाएं हाथ का खेल था। बातों बातों में किसी को भी किसी के प्रति आकर्षित करवा देने में वो माहिर थी। भाभी को हर रिश्ते में इसकी गंध आती। घर का युवा मन उनकी बातों पर मुग्ध हो जाता, चूंकि वह मन की बात कहती थी। नाटक करते करते नाटकीयता उनके जीवन में समाहित हो गया था। भाभी समीना नाम से जोहरा सहगल के ग्रुप में थी। उनके नृत्य के कारण परिवार में हंगामा मच गया था। रियासत में डॉक्टर साहब की बहू चर्चा का विषय बन गई थी। महारानी पटियाला महेंद्र कौर ने एक बार बीबी जी से पूछ ही लिया कि उनकी बहू का शो पटियाले में कब होगा। बीबी जी तो बस पानी पानी हो गई, उनकी तो नाक कट गई। घर आकर पापा जी से खूब झगड़ा किया, भाभी को उल्टा सीधा सुनाया। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा, क्यों कोसती हैं बाप भाभी को, जो कहना है भैया से कहिए। भाभी तो वही करती हैं जो भैया कहते हैं, उनकी ना माने तो क्या वे आपकी माने। अपने बेटे से कहिए ना जो कहना है। बीवी जी पछाड़ सी खा गई। बहू तो हाथ से बाहर हो ही गई थी, अब बेटी भी हाथ से निकल रही थी। वह भी दिन भर नाचती रहती है। जा तू भी कजरी बन जा, कोठे पर नाच। बड़े ने तो नाक कटा ही दी, तू भी जा कटा। जमाना बदल रहा है, बेटी के खिलाफ बहू कैसे जाएगी। पापा जी ने समझाया। अगर पटियाला में उनका शो हुआ तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। बीबी जी ने अल्टीमेटम दिया। जो करना है करो, बहू का शो पटियाले में मत करवाना। तेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हार कर पापा जी ने इस आशय का पत्र बड़े भैया को लिख दिया। नाना जी तो पुरातनपंथी थे, पर पता नहीं कैसे इस मामले में वह भी बीबी जी को ही समझाने लगते। भाभी को कसूरवार नहीं ठहराते थे, वो प्राय भाभी की शोहरत अखबारों में पढ़ते थे। सूरत के नए कंक्रीट के स्तंभों से ताजा उपलब्धियों के सामने पुरानी मान्यताओं के चूने और लाल पत्थरों या संगमरमर के ठंडे बासी पड़ गए पत्थरों से बने स्तंभ छोटे और कमजोर पड़ रहे थे, गिर रहे थे, ढह रहे थे। हजारों लोग से भरे हाल में तालियों की गूंज नाना की आंखों में चमक पैदा कर देती। उन्हें अब वही घुघरुओं की छनक सुनाई देती, उन्हें सुनाई पड़ रही होती तालियों की गूंज, उन्हें नजर आ रहे थे हजारों हजारों तालियां। एहसास एक नया मूल्य बोध लेकर सामंती संस्कार में जुड़ गया था शोहरत। इस नव मूल्यबोध को उनके सामंती संस्कार ने तत्काल स्वीकार कर लिया, चूंकि यह भी उनके अहम को तुष्ट करता था। सामंती दिमाग अपने पक्ष में शीघ्र तर्क गढ़ लेता और फिर शोहरत और नाम का नशा सब गम भुला देता है। पटियाला रियासत में आने वाले सभी अंग्रेज अतिथियों को अपने गांव बासापुर शिकार के लिए ले जाने, घर में दावत से महाराज से ज्यादा अच्छी और नए मॉडल की कार रखने से नाना के अहम की तुष्टि होती थी। सिंचाई के लिए जर्मनी से पंप मंगवाना हो, मशीन भले ही एक बरस में चौपट हो जाए, उन्हें अभिजातों की होड़ की अगली सीढ़ी में रखता। ठीक उसी प्रकार भाभी के नृत्य की शोहरत उनके अहम की तुष्टि कर रही थी। ना सही पूरे समाज में ऊंचे तबके में तो भाभी के नृत्य एवं गान की अभिरुचि गौरवान्वित कर रही थी। इस मानसिकता के तहत नाना भाभी बीबी जी की भाभी पर गुस्सा होने से मना करते। भाभी जी बीबी जी से कहती, आप अपने बेटों को मना लो। यानी भाभी कहती, मना लो, मैं उनके खिलाफ कैसे जाऊं, मैं ये सब अपने मन से थोड़ी ही करती हूँ। अब भाभी इस आज़ादी को अपना हक मानने लगी थी, उनके विकास के लक्षण थे। भाभी के ऐसे कहने पर मैं बिगड़ कर सकती थी। यानी, क्यों ऐसा कहती हो भाभी, कहो कि तुम ऐसे ही नाचोगी, ये तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें रोकने वाला कौन हो सकता है। भाभी हंस पड़ती। वे ज्यादा पटु थी, व्यवहारिक थी, सबको खुश रखने की कला जानती थी। भाभी भैया को ढाल बनाकर बीबी जी के सब वार रोक देती थी। भाभी का प्रेम बड़े भैया की मित्र आनंद लता के भाई भनोट से बढ़ता जा रहा था। यानी जो भाभी थी, इनका प्रेम जो है बड़े भैया की मित्र थी आनंद लता, और आनंद लता के भाई थे भनोट, उनसे बढ़ता जा रहा था। भैया को आनंद लता से प्यार असफल रहा, पर वे भाभी तक ही सीमित नहीं रह सकते थे। भनोट ने भी अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए और वे शीला से प्रेम करने लगे, जो भाभी के शब्दों में भनोट की तुलना में बदसूरत थी। उन दोनों का ब्याह हो गया। भनोट सुंदर, लंबा, गोरा, स्वस्थशील, दुबली पतली और ये नोटिस में ना आने वाली झोला लटकाए घूमती बुद्धिजीवी लड़की पीएचडी कर चुकी थी। बनोट और शीला एकेडमिक और बौद्धिक स्तर पर बराबर थे। इस बिंदु पर भाभी बहुत हल्की थी। हालांकि भाभी ने रत्न भूषण प्रभाकर के बाद मैट्रिक आई तथा बीए की परीक्षा पास कर ली थी, पर वे उस बौद्धिकता का स्तर छू नहीं पाई थी जिसकी अपेक्षा भनोट रखता था। भाभी को सब कुछ का उतला ज्ञान था। हाँ, नृत्य में पारंगत थी वे। उन्हें अपने रूप का गर्व तो था, किंतु मर्यादा की सीमाओं का एहसास भी था। हर मर्यादा जो उन्होंने तोड़ी, उनकी जिम्मेवारी उन्होंने कभी अपने ऊपर नहीं ली। छिक्का सदैव भैया के सिर पर ही मढ़ा, इसलिए अपराध बोध ने उन्हें कभी नहीं कर छूटा। वे ऐसे किसी भी बोध से मुक्त हो रही थी जो उनमें हिंसा का भाव पैदा करता। फिर भी बचपन से मन में बैठा हिंसा बोध उनके व्यक्तित्व से जुड़ा रहा, जिसकी भरपाई वे नृत्य और नाटक से करने की कोशिश करती। शीला से भनोट की शादी होने वाली थी। भाभी ने कई बार मुझसे कहा, तुम भनोट से ब्याह कर लो। तब प्रकाश की मित्रता की बात उजागर हो चुकी थी। उन्होंने पापा जी और बीवी जी के आगे भी ये प्रस्ताव रखा, पर भनोट तो ब्राह्मण है। उसी आर्य समाजी मास्टर ने बात काटते हुए अपनी टांग अड़ाई। जो हमारे घर पे ही रहता है ना, तो कौन मिलेगा आपको छत्रियों में, भाभी ने कहा। मास्टर को
उन्होंने कहा कि मास्टर का जिम्मा दिया पापा जी ने भनोट से जाकर बात करने का और उसका ब्यौरा लाने को। मास्टर ने आकर बताया कि भनोट की मित्रता शीला नाम की लड़की से है, वह उससे शादी करने वाला है। बात वहीं खत्म हो गई। प्रस्ताव गिर गया। भाभी मन महसूस कर रह गई। मुझे भी शायद इस प्रस्ताव पर कोई विरोध नहीं होता, लेकिन मैं तो बस उस घर से आज़ाद होना चाहती थी, चाहे किसी भी रास्ते हो, किसी कीमत पर हो। इसलिए मास्टर का टोकना और प्रस्ताव का गिरना मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर भनोट की प्रशंसा तो भाभी ने इतनी कर रखी थी कि कोई भी लड़की मोहित हो जाए। काश मुझे भी भैया जैसा पति मिले जो मुझे मुक्त हवा में उड़ने दे, तो मैं भी अपने सिर से कहीं ऊंची उड़ान भर लूंगी। मैं सोचा करती थी, काश हर मर्यादा टूटने पर स्त्री के बदले पुरुष छिक्का तोड़ने का जिम्मा ले लेते, तो स्त्री कभी की मुक्त हो गई होती। तो इनका अपने भाई के प्रति ये राय था, क्योंकि इनके जो भाई थे वो बहुत अच्छे से अपनी जो है पत्नी को पूरी स्वतंत्रता देते थे। फौजी भाईचारा दिया है 1944 से 45 के दौर में कि पापा जी के रिसाले का जो स्थानांतरण कोयटा से रिसालपुर हो गया था, जो पेशावर तथा मर्दान के बीच पड़ता था। अब ये रिसाले का स्थानांतरण कोयटा से रिसालपुर, और वहाँ पे बताते कि हैदराबाद लॉन्सर्स रिसाला पहले से ही मौजूद था, और रिसालपुर मर्दान तथा पेशावर छावनियाँ थी। रिशालपुर कस्बा ही था बगल में। नौशेरा रेलवे जंक्शन था, वहाँ एक बड़ा शहर था। रिशालपुर में स्कूल नहीं था। पढ़ाई के लिए हम नौशेरा हमें जाना पड़ता था, जो वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर था। पापा जी ने हमारी पढ़ाई के लिए आर्य समाजी मास्टर पूरन चंद को पटियाला से रिसाल बुला लिया। कोयटा में मैं 8वीं पास कर चुकी थी। वर्ष के बीच में किसी स्कूल में दाखिला करवाना मुश्किल था। बीबी जी और दादी हमें हॉस्टल में भेजने को तैयार थे नहीं। उन दिनों लड़कियों की पढ़ाई उतनी ज़रूरी नहीं समझी जाती थी जितना उनका सिलाई कढ़ाई वगैरह। हॉस्टल भेजने की प्रथा मध्यवर्गीय परिवारों में नहीं था, सामंतों में तो बिल्कुल भी नहीं था। सो हम दोनों बहनों को पढ़ाने का जिम्मा पूर्णचंद जो मास्टर थे उन्हीं को दे दिया गया। मेरे मझले भैया यानी जो चंद्रव्रत थे, पेशावर में थे और उसे ब्रिगेडियर के तहत काम कर रहे थे, जिनकी बेटी से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीबी जी किसी भी हालत में जाटों के परिवार में मेरे भैया की शादी करने को तैयार थी नहीं। हालांकि पापा जी को इस पर कोई आपत्ति थी नहीं। पापा जी हसबे मामूल बीबी जी का विरोध नहीं कर पाते। हमारे घर में बीबी जी के ही निर्णय चलते, इसलिए बीबी जी ने भैया की शादी के लिए लड़की खोजने अखबारों में शुरू कर दिए विज्ञापन दिला के। इधर मैं अभी भी अपने पहले बलराम को भूली नहीं थी। हालांकि उससे कभी बातचीत तो हो नहीं पाई, लेकिन तोसी के मार्फत में उसे पता भेजने में कामयाब हो गई थी, ताकि वो मुझसे पत्राचार कर सके। मैं भी कभी कभी छोटे छोटे पत्र तोसी के मार्फत उसे भेज देती थी, क्योंकि मुझे उसका पूरा पता मालूम नहीं था। मेरे एक तरफा पत्र उसे जाते थे, लेकिन उसका हालचाल तोसी के माध्यम से ही मुझे मिलता। संभवतः वो अपने देश चला गया था, जो रावलपिंडी के नज़दीक का कोई गांव था। इधर घर में मिलिट्री अफसरों की पार्टियां होती। कभी हम भी हैदराबाद लॉन्सर्स के अफसरों के घर जाते, और कभी वे हमारे घर आते। गोरखा पलटन के कुछ लोग भी वहाँ थे, वे भी पत्नियों सहित हमसे मिलने आते। बड़ी बड़ी पार्टियां, कभी एक दूसरे के घर में तो कभी ऑफिसर्स के क्लब में होता। पार्टी में तरह तरह के पकवान शराब ये सब थे। घर में पापा जी रोज हिसके पीते। पीकर वे कभी आउट नहीं होते थे। हम पटियाला में थे, वे रोज साइकिल पर नाना के साथ बैठकर पीने की खातिर नाना की हवेली जाते थे, और मिलिट्री अस्पताल के अपने घर रात 9 बजे लौटते। हमने अपने घर लोगों को पीकर मस्त होते हुए नहीं देखा था, पर जब दूसरे अफसर हमारे घर में आते तो वे जरूर नशे में झूमते या हद पार कर देते। हम उन्हें एक दूसरे की पत्नियों के साथ गपशप या रोमांस करते भी देखते थे, जो नशे में कभी कभी उजागर भी हो जाता था। मैंने प्यार भरी नजरों को पहचाना सीख लिया था। बच्चों की मार्फत चिंटों का आदान प्रदान हम बात थी। माहौल कुछ मुख सा होता, लेकिन केवल पार्टी में। अधिकतर अफसरों के घरों में बेटी और काफी बंदिशें होती। एक गोरखा ऑफिसर की पत्नी, जो नेपाल के राजघराने की बेटी थी, किसी हिंदुस्तानी ऑफिसर के प्रेम में पागल हुई थी। उनके पति ने कई बार उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। ये बात आम चर्चा का विषय बन गया था। पति पत्नी खूब लड़के थे, फिर एक साथ भी रहते। फौजी अफसर अपनी पत्नियों को कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। उन्हें प्राय नॉन फैमिली स्टेशनों पर पत्नियों से दूर रहना पड़ता है, इसलिए वे जितने समय तक एक साथ रहते हैं, उतने समय तक हर एक क्षण हर एक पल एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। एक दूसरे के इतर प्रेम प्रसंग को शायद इसलिए वे नजरअंदाज भी कर देते हैं। जो नजरअंदाज नहीं कर पाते, वे गोली दागने पर उतर आते हैं। मैंने एक चीज और देखी, जो आज के संदर्भ में सचमुच अद्भुत थी। हैदराबाद लॉन्सर्स के सभी ऑफिसर मुस्लिम थे, किंतु उनकी पत्नियां पर्दा नहीं करती थी। हमारे पटियाला लॉन्सर्स के ऑफिसर पंजाबी थे। मेरे भाई सहजदारी सिख, जो केस नहीं रखते थे। सहजदारी भी हिंदू, वे सिख धर्म को अपना उतना ही मानते थे जितना कि कोई सिख हिंदू धर्म को मानता हो। यानी दोनों के यहाँ दोनों विधि का धर्म चलता। दोनों मांसाहारी थे, हिंदू और सिख दोनों केवल झटका मीट ही खाते थे। हैदराबाद लॉन्सर्स के मुस्लिम ऑफिसरों के यहाँ ब्राह्मण रसोइयाँ भी होती, जो उनके घर में गाय का मांस पकाने के बाद नहा धोकर अपना खाना पकाते थे। मुस्लिम अधिकारी या उनके परिवार के लोग जब तक ब्राह्मण रसोइया रसोई में रहता था, रसोई में नहीं घुसते थे। ये चीजें आपसी सहनशीलता को घोतक भी थी, या नवाब के पैसे की गई एडजस्टमेंट थी। चूंकि हैदराबाद नवाब के शासन में था, इसलिए नवाब के रीति रिवाज जनता को माननी ही पड़ती। मजबूर थी जनता। वो अपने ढंग से अपने रीति रिवाज का जरूर पालन करती थी, पर कोई बड़ा बवाल खड़ा नहीं करती। खैर, ये तो हुई फौजी जिंदगी की बातें।
अब यहाँ पे ये प्रेम प्रसंग बताते हैं कि जो इनके मझले भाई थे उनकी शादी कैसे हुई थी। अब मझली भाई की शादी के लिए लड़की को खोज जब तेजी से होने लगी तो एक दिन बीवी जी जो है आर्य समाजी मास्टर को लेकर रावलपिंडी आ गई। वे लड़की की फोटो लेकर उसकी खूबसूरती का गुणगान करते हुए लौटी। फोटो बहुत ही सुंदर थी और नैनक्स फोटोजेनिक था। कद का पता नहीं चलता था। रावलपिंडी की थापर फैमिली काफ़ी मशहूर थी। उनकी कई फैक्ट्रियाँ थी। उनकी केवल 3 बेटियाँ ही थी, कोई बेटा था नहीं। हमारे परिवार में दान दहेज का तो कोई बात नहीं था। फिर भी लड़की वाले अपनी औकात के अनुसार जी भर कर देते थे। मास्टर भी उसी लड़की की तारीफ करते नहीं थकते थे। चाँद भैया भी उस लड़की को देख आए थे और उन्होंने हामी भर दी थी। पर वे शादी के बाद बराबर कहते रहे, मैंने लड़की की छोटी बहन देखी थी, पर शादी बड़ी बहन से करवा दी गई। शादी होकर भाभी घर आई, दुल्हन को देखकर सबको एक धक्का सा लगा। वे नाटी थी, जबकि बीबी जी ने बताया था कि वो लंबी है। हमारे मझले भैया 6 फीट से भी ज़्यादा लंबे। तब मास्टर कहने लगे कि जब वे देखने गए थे तो शायद उसने ऊंची एड़ी के सैंडल पहन रखे होंगे। सवेरे भैया ने घर में हंगामा कर दिया कि दुल्हन तो काली है, क्योंकि उसका सारा मेकअप सवेरे तक उतर चुका था। मास्टर कहने लगा कि लड़की को पाउडर सुर्खी लगवा कर दिखाया होगा। भैया और बीबी जी ने नई दुल्हन के माँ बाप पर गुस्सा तो थे ही, पापा जी इस बात पर कटिबद्ध थे कि जो भी हुआ इसमें लड़के का कोई कसूर नहीं, लड़की को देखने वालों का कसूर है। खैर पापा जी के समझाने पर भैया ने कुछ दिन नानुकर करने के बाद भाभी को अपने साथ पेशावर ले जाना स्वीकार किया। दरअसल हुआ ये थे कि जब लड़की दिखाई गई थी तो वो 2 बहनें मौजूद थी। दूसरी बहन लंबी थी, पर जिससे शादी हुई वो नाटी थी और काली थी, लेकिन मेकअप के बाद वो सच में सुंदर लगती थी। भैया का प्रेम एक बेहद गोरी और सुंदर लड़की से था, इसलिए उन्हें लगता था कि उनके ऊपर ये पत्नी थोपी गई है। हालांकि इसके लिए वे खुद ही कसूरवार थे। अगर वे चाहते तो शादी से इनकार कर सकते थे या उस लड़की से शादी कर सकते थे जिससे उन्हें प्रेम था। इन बातों से मैं अजीब सी दुविधा महसूस करती थी। मुझे जब वह सुंदर लड़की याद आती जिसे भैया को प्रेम था, तो भैया पर गुस्सा आता कि वे इतने कायर क्यों निकले। जब भैया की पत्नी को देखती तो मैं इसे अचंभे में पड़ जाती कि क्या ये आंखों का धोखा था या सचमुच मास्टर या बीबी जी का एक गलत फैसला था। साजिश भरा फैसला जिसके पीछे उद्देश्य था कि जाटों की लड़की घर में ना आए। चाहे अपनी जाति की कैसी भी लड़की आ जाए, मुझे भाभी पर दया भी आती। वे कॉन्वेंट की पढ़ी थी और घर में भी अंग्रेजी ही बोलती थी। घर भर में इसी की चर्चा थी कि लड़की तो फटाफट अंग्रेजी बोलती है। संभवतः उसने या उसकी बहन ने भैया से भी अंग्रेजी में बात की होगी। लड़की देखने के वक्त क्या भैया इस धोखे में थे कि शादी की चर्चा छोटी बहन के लिए की जा रही है या बड़ी बहन के लिए? क्या वे यहाँ की तड़क भड़क और अंग्रेजी में बात करती हुई लड़कियों को देखकर इतना अभिभूत हो गए कि कुछ पूछना ही भूल गए? ये बात हमारे परिवार में अंत तक रहस्य ही बना रहा।